हेलो दोस्तों, ये जेईई 2023 का PYQ। इसको चालू करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। अगर a प्लस बी की पावर n होता है तो उसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1, जो कि होता है NCR, a की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। ठीक है। और हमें एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए कि अगर सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट हमें निकालना है तो हमें उसमें x और y की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ती है। एग्जांपल देता हूँ, इसमें अगर सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट निकालना है तो हमें x और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 की पावर 7 आ जाएगा सम ऑफ ऑल कॉफिशिएंट। ठीक है गाइस, तो देखो इसमें हमें क्या निकालना है। लेट अल्फा बी द कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन। यहाँ पे n की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू 15 है, मतलब 15 से बड़ी नहीं रख सकते, n की वैल्यू 15 रख सकते हैं। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग टर्म इन द एक्सपेंशन इज दिस, मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग टर्म मतलब अल्फा कांस्टेंट टर्म है, उसके अलावा जितने भी टर्म है उनका सम हमें 649 दे रखा है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर माइनस n, मतलब यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पे उसका कोफिशिएंट लैम्डा अल्फा है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है जो कांस्टेंट टर्म है इस एक्सपेंशन में। तो देखो इसको मैं लिख लेता हूँ, रूट एक्स को अपन x की पावर हाफ लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, देखो x की पावर हाफ प्लस और ये -6 और x की पावर -3/2 आ जाएगा। कैसे, देखो 1/x³ को अपन x की पावर -3 लिख सकते हैं, तो 1/x की पावर 3/2 को अपन x की पावर -3/2 लिख सकते हैं क्योंकि अपॉन में। तो देखो ये क्या, और इसकी पावर में n है तो ये क्या हो गया a, ये हो गया b, इसकी पावर में n, ये वाले को अपन ने b बोला है, इसको अपन ने a बोला है। ठीक है, अब अपन जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि TR+1 होता है। ये क्या होगा, NCR a क्या है अपनी x की पावर हाफ, a की पावर n माइनस आर, b क्या है अपना b है -6 x की पावर -3/2, इसकी पावर में r। x की पावर को एक तरफ ले लो, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म में अपना x की पावर 0 होता है। जैसे 2 अपना कांस्टेंट है तो इसको अपन 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। x की पावर 0 1 होता है तो ये 2 ही होता है, मतलब x की पावर 0 निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, बाकी सबको एक तरफ और x की पावर को एक तरफ। इसमें से कांस्टेंट क्या है -6, तो ये -6 की पावर r और निकल के आएगा अपने पास। और अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर n माइनस आर बटे 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे 2 स्क्वायर का क्यूब है तो इसको अपन 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या आया, x की पावर -3r बटे 2। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, जैसे 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, ये 2 की पावर 5 होता है। तो ये क्या होता है, जब ये बेस सेम है तो ये पावर जुड़ जाएंगी, 2 + 3 5, तो 2 की पावर में 5 आ गया। तो ये x की पावर में n माइनस आर -3r बटे 2 हो जाएगा। आप LCM वगैरह ले लेना, तो ये अपना क्या बन गया, ये अपना बन गया x की पावर n-4r। ठीक है, x की पावर n-4r बन गया बटे 2, और ये ऐसे का ऐसा लिख लो -6 की पावर r। ठीक है, ये आ गया अपना। अब हमें क्या करना है, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी थी जो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म मतलब x की पावर 0, मतलब इस पूरी पावर को अपन 0 के बराबर पुट कर देते हैं और वहां से r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अपने को क्या करना है, n-4r बटे 2 को अपन को 0 के बराबर पुट कर देना है। ये 2 उधर जाएगा तो n की वैल्यू 4r आ गई। मतलब अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 4r, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं r की वैल्यू n/4 पुट कर देते हैं तो ये यहाँ से कांस्टेंट टर्म निकल के आ जाएगी। कांस्टेंट टर्म, या फिर इसको अपन अल्फा बोल सकते हैं, तो ये
एन सी, आर की जगह मैंने n/4 पुट कर दिया, -6 की पावर n/4, और r की जगह जब मैं n/4 रखूँगा तो यहाँ पे x की पावर 0 आ जाएगी। तो इस चीज़ को इन्होंने अल्फ़ा बोला है, तो अल्फ़ा की अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से अल्फ़ा ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा हमको कांस्टेंट टर्म बोला है, अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, n/4 -6 की पावर n/4। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू मेरे को लगा था आ जाएगी, n की वैल्यू अभी तक यहाँ पे आई नहीं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। अब हमें पूछा है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिमेनिंग टर्म, मतलब अल्फ़ा के अलावा जितनी भी रिमेनिंग टर्म है, ठीक है, उसका हमें सम पूछा है। सम ऑफ कांस्टेंट टर्म तो अपनी एक ही आई है, तो उसका सम तो अल्फ़ा की वैल्यू ही आ जाएगी। और सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सारे कोफिशिएंट के सम में से ये माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा, ये हमें 649 के बराबर दे रखा है। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट निकालते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को 1 के बराबर पुट कर देते हैं। यहाँ पे तो एक्स ही एक्स है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 1 के बराबर पुट कर देंगे तो वो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट निकल जाएगा, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू को जब मैंने 1 पुट किया तो ये √1 1 ही होगा, -6/1 इसकी पावर में n, मतलब ये क्या आया, -5 की पावर n निकल के आया। तो देखो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट अपना क्या आ गया, -5 की पावर n, माइनस सम ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म तो अपने पास यही निकल के आई अल्फ़ा। सम ऑफ ऑल कांस्टेंट टर्म पूछा, मतलब सम ऑफ कांस्टेंट टर्म मैंने लिख दिया है, तो इसकी वैल्यू अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये क्या है, ये है NC/n/4, NC/n/4 और -6 की पावर n/4। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है यार। अब देखो, अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी, तो अब कैसे करेंगे, अब इसमें ऑब्जर्वेशन लगानी पड़ेगी। ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन। तो बाई ऑब्जर्वेशन में लिख रहा हूँ, मतलब 5 की क्या पावर लिखूँ कि इसके बराबर आ जाए, n की क्या वैल्यू रखूँ कि इसके आसपास पहुँच जाए। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। 5 स्क्वायर क्या होता है, 25, और ये आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो कर लेना। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, और ये 25 को अपन 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर मतलब ये 5 की पावर 4 होता है, 625, मतलब इसके कहीं आसपास तो पहुंच ही रहा है। तो यहाँ पे मैं ये 5 की पावर 4 होता है 625, 5 की पावर 4 होता है 625, तो मतलब n की वैल्यू यहाँ पे मैं 4 पुट करके देखता हूँ, बाई चांस बात बन जाए। ठीक है, तो ये 649 इक्वल टू -5 की पावर 4, n की वैल्यू क्या है, 4 है, n की वैल्यू यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दी। ठीक है, इस इक्वेशन में तो यहाँ पे मैंने 4c1 -6 की पावर 1, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक प्यारा सा माइनस और है, गलती हो जाएगी, मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, देखो NCR का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो 4c1 का मैं लगाता हूँ 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, मतलब 4 - 1 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल को मैं 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, इससे ये कट गया, तो 4c1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, -5 की पावर 4 क्या आ गया, 625, माइनस ये क्या आ गया अपना 4 × -6, 6 4 जा 24, तो ये माइनस का 24, अरे ऐसे ही बता देता हूँ यार, सब कुछ बताने की इच्छा करती है आप लोगों को। तो ये अपना जोड़ोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपना ये क्या आ जाएगा, 649 आ जाएगा। आप जोड़ के देखना, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू सही है, मतलब n की वैल्यू 4 ही आएगा आंसर में। ये दोनों बराबर हो गई, RHS इक्वल टू LHS, मतलब तो अपनी n की वैल्यू 4 सही है, मतलब n की वैल्यू 4
आ गई यहाँ पे। अब n की वैल्यू 4 आ गई। अभी भी ये क्वेश्चन जीने नहीं देगा, तो यहाँ से अपन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो n की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 4। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 4c1 - 6 की पावर 1, ये आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। अब हमें क्या पूछा है, हमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पूछी बच्चा, हमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -n इज लैम्डा अल्फ़ा। मतलब अभी भी अल्फ़ा का यूज आएगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -4 पूछा है हमें एक तरीके से। 1 मिनट, तो देखो हमें क्या पूछा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -n इज लैम्डा अल्फ़ा, ये हमें गिवन है और अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली। n की वैल्यू 4 अपने को पता है, तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर हमें -4 निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -4 निकालना है अपने को। मतलब अब ये TR+1 में यहाँ तक जो आया था, इसके बाद ही तो हमें कोफिशिएंट निकालना था, तो इस पूरे को अब हमें -4 के बराबर पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन ने 0 के बराबर पुट किया था, जिससे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 आया था, मतलब r की वैल्यू पुट करने के बाद। तो इसको अपन को अब 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। भाई ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, आपको शायद 2-3 बार 1-2 बार देखना पड़े। ये सब चीज़ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। n-4r, n की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, तो n की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या गया -4r, और ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 आ जाएगा, तो माइनस का 12, r की वैल्यू 3। यहाँ से अपन को इस वाले में पुट करनी पड़ेगी r की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू 4 तो है ही, तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ, तो अपने पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -4 आ जाएगा। वो लैम्डा अल्फ़ा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। देखो अरे यार बहुत दिक्कत है, 4c3 - 6 की पावर 3 और x की पावर -4 आ जाएगा। आपको मैं यहाँ पे रख के भी दिखा देता हूँ। n की वैल्यू 4 - 4 × 3, r की वैल्यू भी रख दिया, तो 12, तो 8 -8/2, तो ये -4 ही आया है अपना, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -4 बन गया है, जो वहाँ पे -n लिखा था। तो इसको हमें लैम्डा अल्फ़ा दे रखा है, मतलब लैम्डा × अल्फ़ा, मतलब 4c3 - 6 का क्यूब हमें लैम्डा अल्फ़ा के बराबर गिवन है। अब हमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है क्या थी, 4c1 - 6, तो ये 4c1 - 6 ये अल्फ़ा की वैल्यू है, और ये लैम्डा है ही, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला और बताना पड़ेगा। NCR जो होता है वो क्या होता है, वो होता है NCn - r, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखो 4c3 यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4cn - r करोगे तो 4c1, तो 4c3 की जगह अपन 4c1 लिख सकते हैं। तो इसको मैंने 4c1 लिखा, इसको मैं -6 लिख रहा हूँ, -6 की पावर 1 और -6 का स्क्वायर। आपको ये मालूम होगा ना, वो मैंने आपको 2 वाला एग्जांपल दिया था, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो 4c1 से 4c1 कटा, इससे ये कटा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -6 का स्क्वायर, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 36 आ गई। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आप बताना आपको कैसा लगा। 1-2 बार आपको वापस देखना पड़ सकता है, मैंने सब चीज़ें एकदम डिटेल में बताई हैं। थैंक यू।